बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज देखेंगे, एक्सरसाइज वाले। एमसीक्यूज नंबर 4.1 है। अब 1 kg मैस हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। हमारे पास एक मैस है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल है। रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ, कहते जमीन से ऊपर आपने ये बताना है कि वो किस हाइट पे होगा, यानी कि हाइट आपने फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी उसने दी हुई है और हाइट आपको चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल हम फार्मूला लगा लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है mgh के। हमें यहाँ से चाहिए हाइट, तो h इधर रहने दें और mg उधर जाके पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी उसने दी हुई है 1 ओवर मैस जो है ना वो हमारे पास 1 kg है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और g की वैल्यू 9.8 है, तो 1 को 9.8 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.102 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4.2 है। एन आयरन स्फीयर हुज मैस इज 30 kg। हमारे पास एक आयरन का स्फीयर है जिसका मैस 30 kg है। हैज अ सेम डायामीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर। एक और हमारे पास स्फीयर है वो, लेकिन वो एल्यूमिनियम का है और डायामीटर दोनों का सेम है, यानी कि दोनों का जो आप कह लें कि साइज है वो सेम है, लेकिन जो मैस है वो डिफरेंट है। हुज मैस इज 10.5 kg। इसका मैस जो है ना वो 10.5 kg है। 10 स्फीयर्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ। कहता है कि जो स्फीयर्स हैं दोनों, जो हमारे पास गोले हैं, एक आयरन का लोहे का है और एक एल्यूमिनियम का है, इन दोनों को सेम वक्त में चट्टान से नीचे गिराया जाता है। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। व्हेन दे आर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो जमीन से 10 मीटर की हाइट पे होते हैं, दे हैव आइडेंटिकल, तो इनमें कौन सी चीज सेम होगी? एक्सेलरेशन इनका सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी वाला, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये मैथ पे डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल mv, ये भी मैथ पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, ये भी मैथ पे डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। एमसीक्यूज नंबर 4.3 है। अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, एक बॉडी जो ना वो रेस्ट पे है, तो क्या चीज उसमें पॉसिबल है? क्या उसमें स्पीड हो सकती है? रेस्ट का मतलब ही ये जी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये तो हो नहीं सकती। वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो ये भी इसकी 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट में है। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला जी P इक्वल mv। अब v चूंकि 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। एनर्जी इसकी हो सकती है, तो मे भी यहाँ पे जो है ना वो बॉडी किसी हाइट पे हो, और हाइट पे जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है, हो सकती है, वो है mgh। या इलास्टिक एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4.4 है। द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर। एक बच्चा है वो किसी झूले के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी जो हाइट है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। यानी कि आप इमेजिन कर लें कि यूं झूला है, तो कभी वो यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी हाइट उसकी ज़्यादा होगी, कभी हाइट उसकी कम होगी। कहते हैं उसकी जो हाइट है 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट, वो लोएस्ट पॉइंट पे है, टू 1.5 मीटर एट हिज हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो हाइट है वो 0.5 मीटर है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे वो ज़्यादा ऊपर जाता है वो 1.5 मीटर है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम स्पीड आपने बतानी है। अब यहाँ पे जो है ना वो बच्चा जब ऊपर से नीचे ज़्यादा हाइट से कम की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो फार्मूला हम लगाएंगे, लॉस पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो इक्वल आएगा गेन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस हम निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, लेकिन यहाँ पे दो तरह की हाइट आ रही है, तो लॉस निकालने के लिए हम मैक्सिमम हाइट में से मिनिमम हाइट को माइनस कर देंगे, और ये इक्वल आ गया काइनेटिक एनर्जी का, और इसका फार्मूला है हाफ mv का स्क्वायर। अब m जो है ना वो m के साथ कैंसिल हो गया। मैक्सिमम हाइट उसने दी हुई है 1.5 माइनस मिनिमम हाइट है 0.5, और इधर जो है ना बच गया हाफ v का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा यहाँ पे g भी। अब हमें चाहिए v,
तो यहाँ पे एक तो हमारे पास आएगा जी और दूसरा 1.5 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो ये आ गया 1। ये 2 यहाँ पे डिवाइड करें तो इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा जी के साथ और इधर बच गया वी का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जो है ना वो इक्वल आ गया 2g की जगह 9.8 और साथ जो है ना 1 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेना है क्योंकि हमें v चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 4.5 है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो। इसमें कहते हैं कि एक बॉल है हमारे पास, उसको हम वर्टिकली ऐसे अपवर्ड फेंकते हैं, दोबारा वो यूं जमीन पे आ जाती है। तो आपने बताना है इस सिनेरियो में, इस केस में कौन सी फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब हमने पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड कि ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी पे हमने जाना है तो यहाँ पे जाने के 3 रास्ते हैं हमारे पास और तीनों का हमने वर्क डन निकाला था और तीनों का आंसर सेम आया था। वर्क डन जो ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं था करता, इसलिए हमने कहा था जो ग्रेविटी है ना ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा क्लोज पाथ का जो वर्क डन है वो 0 आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी वाले बनेगा कि यहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स है हमारे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4.6 है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू। कहते हैं जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जो ना वर्क डन किसके इक्वल आएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन है बेसिकली वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमने प्रूव किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4.7 है पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट। पावर उसने दी हुई है हमें लैंप की और वो है 6 वाट। नेक्स्ट वो कहता है हाउ मच एनर्जी डज अ लैंप गिव आउट इन 2 मिनट। 2 मिनट में जो लैंप है इसको हम कितनी एनर्जी देंगे, एनर्जी आपने फाइंड करनी है। और जो टाइम उसने दिया हुआ है वो है हमारे पास 2 मिनट्स और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे यूनिट में। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, 2 ऐसे आ गया और मिनट की जगह हम लिख लेंगे 60 सेकंड। तो ये आ गया 120 सेकंड। अब हमें चाहिए एनर्जी तो हम पावर का फार्मूला लगा लेंगे। पावर इक्वल है W ओवर टाइम के, यानी कि वर्क ओवर टाइम। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है तो हम वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं और नीचे आ गया टाइम। हमें चाहिए यहाँ से एनर्जी तो एनर्जी इधर लिख लें और टाइम उधर जाके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। पावर जो है ना वो उसने दी हुई है 6 और जो टाइम है वो है 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 720 जूल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4.8 है अ ड्राई बैटरी, एक खुश्क बैटरी है, कैन डिलीवर 3000 जूल ऑफ एनर्जी। इसको 3000 जूल जो ना एनर्जी दी जाती है, यानी कि ई इक्वल आएगा 3000। अ 2 वाट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, वाट चूंकि पावर का यूनिट है इसलिए हम लिख लेंगे पावर जो ना यहाँ पे 2 वाट है। बिफोर द बैटरी इज एग्जॉस्टेड, बैटरी खत्म होने से पहले फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बैटरी रन, कितना टाइम बैटरी जो ना वो चलेगी, कितने मिनट चलेगी। तो आपने टाइम बताना है मिनट में। यानी कि इसमें वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास बैटरी है 3000 जूल एनर्जी है और उसको 2 वाट हम पावर दे रहे हैं चलाने के लिए। तो आपने ये बताना है कि जो बैटरी है वो कितने मिनट तक चल सकती है अगर उसमें इतने जूल एनर्जी जो ना वो स्टोर होती हो। तो टाइम आपने बताना है, फार्मूला सेम टू सेम हम वही यूज़ करेंगे कि पावर इक्वल है W ओवर टाइम के। हमें यहाँ से चाहिए टाइम तो T इधर ले आए तो ये आ गया वर्क ओवर P जो ना वो T की जगह चला जाएगा तो ये आ गया वर्क ओवर पावर। अब जो वर्क है इसकी जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ऊपर भी हमने लिखा हुआ है और नीचे आ गया पावर। एनर्जी दी हुई है इसने 3000 और पावर दी हुई है इसने 2 वाट। इन दोनों को डिवाइड कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 1500 और साथ आ जाएगा सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट होता है सेकंड। लेकिन उसने पूछा हुआ है हाउ मैनी मिनट्स डज द बैटरी रन, कितने मिनट बैटरी जो ना वो चलेगी। तो हमने टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1500 जो सेकंड है इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो बाकी ये हमारे पास आ जाएगा 25 मिनट्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4.9 है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस। हमारे पास एक मास m है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने बतानी है और वो फिक्स डिस्टेंस तय करता है। फिक्स डिस्टेंस तय करने का मतलब ये है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा। हम रेस्ट और शुरू में वो रेस्ट पे है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स और उस पर जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट लग रही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
यानी कि फोर्स भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो आपने ये बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन यहाँ पे किसके साथ होगा। काइनेटिक एनर्जी का वैसे तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, लेकिन चूंकि आप उसने दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी वर्क पे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, और जो वर्क है ये डिपेंड नहीं करता मास पे, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है इस केस में वो भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इस केस में डिपेंड नहीं करेगी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट मास होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4.10 है, बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है और डिस्टेंस 10 मीटर जो ना वो कवर करती है, तो डी इक्वल आ गया 10 मीटर के, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, और उस पर जो फोर्स लग रही है वह है 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, और जो वर्क डन है वो 25 जूल है। द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज, एंगल आपने बताना है कि बॉडी के साथ जो फोर्स है वो कितना बनाएगी, तो ये आपने फाइंड करना है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस पर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और जो वर्क डन उस पर हो रहा है 25 जूल का, और आपने बताना है बॉडी के साथ फोर्स का एंगल कितना बनेगा, यही आपका टारगेट है। तो फार्मूला हम यूज कर लेंगे वर्क का, वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा के। हमें यहाँ से चाहिए थीटा, तो कॉस थीटा को आप एक साइड पे रख लें, और ये जो एफ डी है ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके वर्क के साथ डिवाइड कर लेगा। कॉस थीटा ऐसे लिख लें, वर्क की जगह आ गया 25, फोर्स की जगह आ जाएगा 5, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा 10, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई। यहाँ पे ऊपर आ गया 5 को 10 के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.5। अब हमें चाहिए थीटा, तो काज उधर जाके काज इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया 0.5। कैलकुलेटर पे आप लिखें शिफ्ट काज और आगे लिखते हैं 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 60 डिग्री वाला।